कैसे हो बेटा आप सभी? हैप्पी हो? हेल्दी हो? मस्त? स्वस्थ? दुखी? कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं कहता हूँ यदि दूध ही पीना है तो शेरनी का दूध पीजिए। कम से कम एक बार एग्जाम में जब दहाड़ोगे तो छोटे मोटे जानवर तो वैसे ही भाग जाएंगे। कहने का मतलब ये है, यदि पढ़ना ही है तो ऐसे पढ़ो कि वास्तव में जब एग्जाम में बैठे तो आसपास के छोटे मोटे एग्जाम तो वैसे ही क्रैक हो जाने चाहिए, है नहीं है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज यदि हमने सोच ही लिया कि हमने पढ़ना है, दहाड़ना है एग्जाम के अंदर, तो मैं कहता हूँ कम्युनिटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। और कम्युनिटी को यदि आपने पढ़ा है तो मैंने आपको लास्ट टाइम आपको मीजल्स, डिप्थेरिया, जर्मन मीजल्स, मम, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, परटोसी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड, लेप्रोसी, मंकी पॉक्स वो अपन ने कंप्लीट किया था। इसी के साथ आज अपन देखेंगे कि डाइजेस्टिव कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है। तो मेनली सबसे जो मेनली पड़ी होगी तो अपन उसको देखेंगे कौन कौन सी है। तो मैंने आपका पैच के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे डाइजेस्टिव कम्युनिकेबल डिजीज। डाइजेस्टिव कम्युनिकेबल डिजीज, डाइजेस्टिव कम्युनिकेबल डिजीज या इनडाइजेस्टिव कम्युनिकेबल डिजीज को ही जाना जाता है। तो हमने कहना है कि सर इसे ही जानते किस नाम से, नॉन एज इंटेस्टाइनल कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। इंटेस्टाइनल कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। इन्हीं डिजीज को जाना जाता है किस नाम से? तो सेकंड अपन ने कहना है नॉन एज, इन्हें ही जानते हैं किस नाम से, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। फीको ओरल रूट कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है। चाहे आपसे कहेगा डाइजेस्टिव कम्युनिकेबल डिजीज, या आपसे कहेगा इंटेस्टाइनल कम्युनिकेबल डिजीज, या आपसे कहेगा फीको ओरल रूट से फैलने वाली डिजीज कौन कौन सी है, तो आपने यहाँ पे बोलना है सर, यहाँ पे आएगा नाम पैच। आपने सबसे पहले किसको बोलना है? पैच, PATCH, पैच। तो यहाँ पे मेनली 5 डिजीज को अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले कौन सा है, पी का मतलब होता है बेटा पोलियोमाइलाइटिस, जिसको मैंने सीधा का सीधा अपन क्या लिखेंगे, पोलियो। इसके बाद सेकंड आती है ए से बनेगा आपका कौन सा, एस्केरेसिस। कौन सा बनेगा? एस्केरेसिस। और टी से बनता है यहाँ पे कौन सा बेटा, टाइफॉइड। एस्केरेसिस, टाइफॉइड। सी से बनेगा यहाँ पे क्या, कोलेरा। एस से बनेगा क्या, हुकवॉल। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, हुकवॉल। मेनली डाइजेस्टिव कम्युनिकेबल जो डिजीज है इनमें से मतलब मेनली अपन किसको देखेंगे, पैच को देखेंगे। 5 डिजीज को यहाँ पे पढ़ा जाएगा। अब इसमें सबसे पहली, अब अपन यदि इन पांचों में से बात कर ले इसकी सर एक एक डिजीज का नाम हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए सिंगल सिंगल डिजीज को यहाँ पे बता दीजिए। तो अब चलते हैं, सबसे पहली आज अपनी डिजीज चलेगी वो कौन सी चलेगी, पोलियो। जैसे यहाँ पे पोलियो का नाम आया तो आपने कहना है इसे पोलियो डिजीज को जाना जाता है पोलियो माइलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, या तो पोलियो डिजीज बोल दीजिए, या आप पे बोल सकते हो क्या, पोलियो माइलाइटिस डिजीज के नाम से जानते हैं। और पोलियो माइलाइटिस डिजीज का जो कॉजेटिव जो एजेंट है, तो आपने कहना है सर इस डिजीज का जो कॉजेटिव जो एजेंट होता है वो होता है पोलियो वायरस। लेकिन बेटा जी कभी कभी एग्जाम में पोलियो वायरस हमें ऑप्शन में नहीं मिल पाता है। और पोलियो डिजीज का पॉजिटिव एजेंट हमसे पूछा लेकिन पोलियो वायरस हमें ऑप्शन में नहीं मिला, तो आपने कहना है कि यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं। यदि ये नहीं मिलेगा तो एग्जाम में हमें मिलता है कौन सा, पिकोरोना वायरस के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? पिकोना वायरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस डिजीज की यदि अपन बात करें तो ये जो कॉजेटिव जो एजेंट है पिकोना वायरस या पोलियो वायरस, इसकी स्पेसीज जो होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्पेसीज कितनी होती हैं, तो आपने कहना है कि सर इसकी 3 स्पेसीज मेनली होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो आपने कहना है सर, एक तो P1 होती है, एक कौन सी होती है? P2 होती है, एक कौन सी होती है बेटा यहाँ पे? P3। P1, P2, P3। पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकंड और पोलियो वायरस थर्ड। अब सेकंड नंबर पे हमसे कहेंगे कि सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो यदि इस डिजीज के, यदि पोलियो वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड का नाम जैसे ही आता है तो आपने कहना है सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना? 7 to 14 डेज का। इसी के साथ नोट डाल के अपन लिख सकते हैं पोलियो वायरस डिजीज, पोलियो वायरस डिजीज these are included, polio virus disease is ऐसे लिखो, that are included in subclinical infection। So these are most dangerous, so these are most dangerous। पोलियो वायरस जो डिजीज है बेटा जी, इसको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में इंक्लूड किया जाता है, और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में इंक्लूड किया जाता है इसी वजह से। अब यहाँ पे सब क्लिनिकल का मतलब क्या होता है? डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम्स यहाँ पे शो नहीं हुए हैं। अब साइन सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, बच्चे के अंदर क्या होता है बेटा? डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, और जैसे ही बच्चे के अंदर डिजीज की सीवियरिटी बढ़ती है, डेंजरसनेस में चला जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में इंक्लूड किए जाने की वजह से ये कैसा होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। अब आपसे कहेगा कि सर सबसे ज्यादा फैलता किससे है? तो पोलियो जो डिजीज है बेटा, तो ये होती है इसका ROT, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो मैंने आपको बोला है किसके रूट से माध्यम से फैलेगी? फीको और रूट के माध्यम से फैलती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? MOT। तो हमने कहना है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ये पोलियो जो सबसे ज्यादा फैलता है दूषित पानी और भोजन से फैलता है। अब यदि आपसे ये कहे कि पोलियो सबसे ज्यादा किससे, तो यहाँ पे आपको बोलेगा वाटर, फूड, ड्रॉपलेट। तो बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी यदि देनी है इंडिविजुअल को किसको देनी है बेटा? यहाँ पे आपने वाटर को पहली प्रायोरिटी। हमेशा गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद आपसे कहेगा सीजन कौन सा है पोलियो के। यदि अपन सीजन की बात करें तो सीजन में कौन से सीजन में होता है? तो मोस्टली प्रेजेंट इन या मोस्टली अकर इन रेनी सीजन, मोस्टली अकर इन रेनी सीजन, बट मे बी इन एनी सीजन। कसम नहीं खाई है जैसे हम लोगों ने नहीं पढ़ने की कसम खाई हुई है, जैसे हमने नहीं पढ़ने की कसम खाई हुई है, ऐसे इसने कसम नहीं खाई है। तो आपने कहना है सर वैसे तो ये सबसे ज्यादा कौन से सीजन में होता है? रेनी सीजन में होता है, बरसात के सीजन में होता है, पर किसी भी सीजन में भी हो सकता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इसका एज क्या होता है, तो बेटा पोलियो कभी भी 3 साल से बड़े बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है। पोलियो मेनली अफेक्ट बिलो 3 इयर्स ऑफ द चिल्ड्रन। पोलियो जो अफेक्ट करता है 3 साल से छोटे बच्चे को मेनली अफेक्ट करता है, कभी भी 3 साल से बड़े बच्चे को अफेक्ट नहीं करता है। तो आपने लिखना है पोलियो मेनली अकर या दीज मेनली अकर इन
below, these mainly occur in below 3 years of children. These mainly occur in below 3 years of children, never occur in above 3 years of children. पोलियो जो मेनली जो अकर होता है बेटा 3 साल से छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, कभी भी 3 साल से बड़े बच्चों में नहीं होता है। बात समझ में आई बेटा जी? यदि अभी भी किसी बच्चे ने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है डेली की क्लासेज वहां पे अपन स्टार्ट कर दी है यूट्यूब पे डालना, तो यदि किसी क्लासेज यदि ऐप में नहीं देख पाए तो कम से कम वहां पे यूट्यूब पे जाके आप क्लास कंप्लीट कर सकते हो, है नहीं है? क्योंकि कहा है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यदि न के बजाय कुछ भी यदि आपको कंटेंट मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है। वैसे भी हम तो आप लोगों की सेवा में ही है, यदि बच्चे ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो ऐप पे देख लो, ऐप पे भी नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं यूट्यूब पे देख लो, है नहीं है? क्योंकि समय रहते हुए यदि कामयाबी मिल जाती है तो सबसे अच्छी बात है, और समय रहते हुए यदि कामयाबी नहीं मिलती है तो कामयाबी खुद एज की तरह धीरे धीरे हमसे दूर चली जाती है। जैसे जब बच्चा यहाँ एडल्ट एज में होता है कितनी बढ़िया चमक होती है, कामयाबी भी एक चमक की तरह है। यदि इसको समय रहते यदि आपने इसको अपना बना लिया तो मैं कहता हूं ये बुढ़ापे में भी चमक देते रहेगी, और लेकिन समय रहते हुए यदि आपने इसको हाथ से निकाल दिया तो जवानी में भी बुढ़े दिखने लग जाओ। तो आप कह सकते हो कि कामयाबी इज प्रोपोर्शन टू, है नहीं है, या इक्वल टू, सीधा बोलो एज इक्वल टू किसके? एज, मतलब सीधा ब्यूटी की तरह काम करती है। यस, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि 3 साल से छोटे बच्चों में पोलियो सबसे ज्यादा होता है, कभी भी पोलियो 3 साल से बड़े बच्चे में नहीं होता है। अब आते बेटा जैसे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स का नाम आएगा कि सर हमें ये बता दीजिए पोलियो के साइन सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो बेटा जी पोलियो के जो साइन सिम्टम्स आते हैं सबसे पहले 3 साल से छोटा बच्चा है वो कहता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता है, वो बच्चा कहता है मुझे उल्टे आने वाले, वो बच्चा कहता है मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, मुझे डिजीनेस हो रहा है, जी मसला आ रहा है। तो हमेशा सभी उससे एक ही बात पूछते हैं, तूने क्या खाया? तूने मिट्टी खाई, चौक खाया, तूने ये खाया, तूने कोयला खाया? वो कहता है मैंने कुछ नहीं खाया। क्लिनिक पे दिखाने गए तो क्लिनिक पे दिखाने जाते हैं, जब भी वहां पे यही पूछते हैं क्या खिलाया इस बच्चे को? बेटा रात को कुछ खाया था, मिट्टी खाता है, ले बोल मिट्टी खाता है नहीं? अरे मैंने किस नहीं खाया, कमलेश्वर का भेजा खाया, अरे वो भी नहीं। अरे कमलेश्वर से कहां से पड़ेगा 3 साल से छोटा बच्चा? तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि यहाँ पे देखा जाएगा पोलियो के साइन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो क्या आता है, बच्चे को हल्का हल्का कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो आपने क्या कहना है? नोजिया। बच्चे को थोड़ा नोजिया जैसा रहेगा, उसके बाद में क्या रहेगा? आ गई वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। कभी कभी अपन कहते हैं ना कि आई 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 और नहीं आई, वो वापिस चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? नोजिया, जी मचलाना कहते हैं। और आ जाती है उसे क्या, जब सुकून सा फील होता है नहीं है, उसे क्या कहते हैं? वॉमिटिंग। अब बच्चे को फिर क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे डिजीनेस रहेगा, हल्का हल्का क्या रहेगा। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलियो का मोस्ट इंपोर्टेंट साइन क्या आता है, तो आपने कहना है मोस्ट कॉमन साइन में मिलता है बेटा क्या? एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा आपका मोस्ट कॉमन साइन कि सर ये बता दीजिए कि पोलियो का मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, तो आपने कहना है क्या मिलेगा इसमें? एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? वो हमेशा एक ही बात की कंप्लेंट करेगा कि मेरे पेट में क्या होता है? दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। जब जब उसको दवाई देते हैं, जब जब उसको मेडिकेशन देते हैं तो यहाँ पे वो सही होता है, मेडिकेशन का इफेक्ट खत्म, बच्चे को वापस से क्या होता है? एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। इसी के साथ फिर आपने कहना क्या मिलेगा?
आपको पता है बॉडी में यदि कोई भी एंटीजन जाता है तो क्या मिलता है बेटा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। फीवर नॉट ए डिजीज, इट इज ए साइन ऑफ इन्फेक्शन। फीवर क्या होती है, कोई डिजीज नहीं होती है, कि इन्फेक्शन का क्या होता है बेटा, साइन होता है। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो बच्चे को रह सकता है क्या, एब्डोमिनल डिस्टेंशन रह सकता है, क्या रह सकता है, और कुछ समय के लिए पहले बच्चे को क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। यदि स्टार्टिंग का पॉइंट है तो बच्चे में क्या मिलेगा बेटा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। और कॉन्स्टिपेशन आप अच्छे से जानते हैं, नहीं है, हार्डनिंग ऑफ द स्टूल हो जाना, कितने ही कोशिश करना, ट्राई अगेन कोशिश करने के बाद में भी मिशन इम्पॉसिबल हो जाना। है नहीं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खाते जाते हैं ना, गपा गप खाते हैं, लेकिन वो पानी शानी नहीं पीते हैं, है नहीं है? यस, अब पानी वानी नहीं पीते हैं तो क्या हो जाता है उनको, जब वो सुबह डेफिकेशन के लिए जाते हैं तो वो करते हैं जोर लगा के, मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है नहीं है? मतलब काफी ट्राई अगेन कोशिश करने के बाद में भी मिशन इम्पॉसिबल हो गया तो उसे क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, हार्डनिंग ऑफ द स्टूल हो जाता है। लेकिन जब ये लॉन्ग टाइम तक ये डिजीज जब होती है तो उसके क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे बाद में जाके क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे डायरिया देखने को मिलेगा। कि सर इसमें आपने तो कहा है कि पोलियो एक पैरालिसिस वाली डिजीज होती है, भाई लूज मोशन भी हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। अब आपने कहा कि पोलियो तो एक पैरालाइटिक डिजीज होती है, लेकिन पैरालिसिस के साइन तो इसमें कहीं आए ही नहीं है। अरे भाई मैंने आपको जीआई सिस्टम के साइन बताया। आप यदि कहीं भी फोन लेने जाते हो, फोन फोन तो सभी एक समान होते हैं, लेकिन फोन की यदि अपन देखें तो उसको जो डिफरेंशिएट करता है, उसका फीचर डिफरेंशिएट करता है। अलग अलग कंपनी फोन तो है तो सभी फोन, लेकिन अलग अलग कंपनी के फोन का फीचर्स क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखते हैं सर पोलियो के फीचर्स में क्या क्या देंगे, तो आपने कहना है सर फीचर ऑफ पोलियो, कि सर पोलियो के फीचर्स हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को पोलियो हो गया है। तो सबसे पहले आपने कहना है इट इज दी पैरालाइटिक डिजीज। पोलियो एक कैसी डिजीज है, पैरालाइटिक डिजीज है। तो आपने कहना है इट इज दी पैरालाइटिक डिजीज। क्या कहना है बेटा, इट इज दी पैरालाइटिक डिजीज। पोलियो एक कैसी डिजीज है, एक पैरालाइटिक डिजीज है जिसके अंदर क्या कॉज होता है, पैरालिसिस कॉज होता है। एंड इट कॉजेज डिसेंडिंग पैरालिसिस। ये बात तो सही है कि यहाँ पे पोलियो एक पैरालाइटिक डिजीज है, पैरालिसिस कॉज करता है, लेकिन कैसा होता है बेटा, ये डिसेंडिंग पैरालिसिस कॉज करता है, ये कभी भी असेंडिंग नहीं होता है। अब ये स्टार्ट कहां से होता है, हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है नहीं? हिप जॉइंट का मतलब क्या है, जब कभी कभी हमें जैसे स्टेज पे डांस नहीं आता, हम ऐसे खड़े हो जाते हैं नहीं है, और जब हमसे डांस के लिए बोला, डांस नहीं करते लेकिन वहीं पे पैर हिलाते रहते हैं नहीं? मतलब कि हिप जॉइंट मतलब क्या कहते हैं बेटा जी, यहाँ पे सबसे पहले पोलियो जो है कहां से स्टार्ट होता है बेटा, हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है, और ये नीचे की ओर डाउनवर्ड ग्रोथ करता है। तो आपने सेकंड पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे इट स्टार्ट फ्रॉम हिप जॉइंट, इट स्टार्ट फ्रॉम हिप जॉइंट एंड ग्रोथ डाउनवर्ड। ये हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है और कैसे चलता है बेटा, नीचे की ओर चलता है, डाउनवर्ड ग्रोथ करता है। अब सेकंड नंबर से आपसे कहेगा कि सर इसमें और फीचर क्या है, तो आपने कहना है these mainly affect single limb, these mainly affect single limb। ये जो है mainly एक सिंगल लिम्ब को अफेक्ट करता है, लेकिन कसम नहीं खाई है, but may be affect both limbs, but may be
अफेक्ट बोथ लिम्स। पोलियो मेनली वैसे तो एक ही टांग को अफेक्ट करता है, एक ही लेग को अफेक्ट करता है, लेकिन दोनों को भी कर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा जब किसी पर्सन को पोलियो हो जाता है बचपन से, तो उसकी एक लेग जो देखोगे तो एक हाथ में ऐसे पकड़ने में आ जाती है, छोटी सी पतली सी होती है, और दूसरी जो होती है हेल्दी होती है। तो आपने कहना है कि जो अफेक्टेड साइड जो लिम्ब होती है उसके मसल्स में क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, वीकनेस। यस, तो आपने यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट weakness of muscles, present weakness of muscles, present weakness of muscles at site of affected limb, at site of affected limb। अब क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि सर आप हमें ये बता दीजिए कि पोलियो के अंदर कौन से टाइप का पैरालिसिस होता है। तो पोलियो के अंदर जो होता है बेटा, यहाँ पे आपने सीधा सा आंसर देना है। इसे पोलियो में जो पैरालिसिस होता है कौन सा होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है बेटा जी। कौन सा होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। कि सर पोलियो के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, और फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे अफेक्ट होती है उसमें लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाना। और लॉस ऑफ मूवमेंट को क्या कहते हैं बेटा जी, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा पोलियो अपनी स्पाइनल नर्व को अफेक्ट करता है। और स्पाइनल नर्व को अफेक्ट करता है तो उस पर्सन की जिस लेग को इसने अफेक्ट किया उसमें क्या हो जाती है, नर्व इंपल्सिस जनरेशन नहीं हो पाता है, और मोटर एक्टिविटी भी क्या हो जाती है उसकी, यहाँ पे लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी उस लेग में मूवमेंट नहीं होता है। और इसके बाद में सेकंड जो साइन देखने को मिलेगा कौन सा मिलेगा, यहाँ पे मिलता है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपका कि ट्राइपॉड साइन किस में देखने को मिलता है। ट्राइपॉड साइन, और ट्राइपॉड साइन का मतलब क्या है, जैसे बेटा जी सपोज कीजिए ये ट्राइंगल रखा हुआ है आपके पास, ऐसे ना, कितनी टांगे हैं इसमें, 3 ट्राइंगल है। ऐसे ही जब बच्चे के क्या हो जाता है, उस लेग में लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है, जो बच्चा बैठने की कोशिश करता है उसके लेग में पहले जो मूवमेंट नहीं होता है उसके अपने हिसाब से, तो वो क्या करता है, जब बच्चा बैठने की कोशिश करता है तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को टेकता है। और दोनों हाथों को जब वो टेकता है तो यहाँ पे हाथ टेक, अब यानी क्या है, दोनों हाथों को टेका, एक ये लेग हो गई, तो क्या हो गया, क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। यार उसे क्या कहते हैं बेटा, ट्राइपॉड साइन, कि बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ भी नहीं पाता है। इन एबिलिटी टू सिट विदाउट सपोर्ट, क्या बोलेंगे, इन एबिलिटी टू, इन एबिलिटी टू सिट, सिट विदाउट, विदाउट सपोर्ट, इन एबिलिटी टू सिट विदाउट सपोर्ट। बच्चा यहाँ पे बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाता है। अब वो जिसके लॉस ऑफ मसल टोन हो गया है, उसकी लेग पतली सी हो जाती है, जब बच्चा बैठने की कोशिश करता है तो बैठ नहीं पाता है, और तब जाके माँ बाप को पता चलता है कि बच्चा कोई दिक्कत हो गई है, ये बच्चा आखिर बैठ क्यों नहीं पा रहा है, आखिर इसको इसमें मूवमेंट क्यों नहीं है, और बच्चा जिंदगी भर अपनी लेग को पकड़ के चलने के लिए मजबूर हो जाता है नहीं है, उसे ही कहते हैं बेटा यहाँ पे क्या, पोलियो कहा जाता है। यस, और इसी वजह से आपने देखा होगा जिसको पोलियो होता है वो अपनी लेग को उठा के, है नहीं है, ऐसे चलते हुए, क्योंकि उस लेग में क्या हो जाता है बेटा, लॉस ऑफ मसल टोन हो जाता है। यस, तो इसे कहते हैं बेटा ट्राइपॉड साइन का मतलब क्या होता है, इन एबिलिटी टू सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाना। ये सभी के सभी साइन किस में आते हैं, पोलियो में आते हैं। तो बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है पोलियो में, तो आपने कहना है पोलियो मेनली अफेक्ट, पोलियो मेनली अफेक्ट किसको, स्पाइनल नर्व या कॉर्ड लिख दीजिए, बात देखिए, सबसे ज्यादा स्पाइनल नर्व को अफेक्ट करता है। हाँ, सीएनएस का ही तो पार्ट है बेटा स्पाइनल, नहीं वो नहीं आते हैं ना इसमें ज्यादा,
क्योंकि ये सबसे ज्यादा, मैंने क्या बोला, ये ग्रोथ कैसे कहां से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग जाता है। यदि असेंडिंग होता तो फिर क्या करता, इंसान को पागल कर। अब आपने देखो जिनको पोलियो होता है वो तो मैं तो कह रहा हूँ दिमाग से तेज होते हैं, क्योंकि पोलियो नीचे ऊपर से नीचे क्यों गया है, नहीं है उनके पोलियो जो लेग में है नहीं है, और लेग की जो शक्ति है वो दिमाग में चली जाती है नहीं है, वो उल्टा ज्यादा एडवांस मिलते हैं। और दुनिया से मैं कहता हूँ एक हेल्दी पर्सन से एक किसी भी चीज को देखना, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, जिनमें कोई ना कोई छोटी मोटी कमियां होती है ना, वो एडवांस ज्यादा मिलते हैं, है नहीं है। यस, तो ये होती बेटा, इसे कहते हैं मेनली अफेक्ट स्पाइनल नर्व। अब सेकंड यहाँ पे आपने कहना है कि सर यहाँ पे डायग्नोसिस में पोलियो का हमें पता कैसे चलेगा। तो पोलियो का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे डायग्नोसिस करना पड़ेगा बेटा जी। और डायग्नोसिस में हमें देखना पड़ेगा क्या, पोलियो वायरस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और पोलियो वायरस को फाइंड आउट किया जाएगा तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा बेटा, स्टूल एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, बोलो भाई, अब बोलो, स्टूल एग्जामिनेशन। अब आपने देखा होगा स्टूल के एग्जामिनेशन के लिए किसी भी टाइप का स्टूल है उसको कभी भी फ्रिज में प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं। यस, यदि आपको लगे कि लेबोरेटरी के अंदर पहुंचाने की बाद में कहीं खराब नहीं हो जाए, अरे खराब चीज और क्या खराब होगी, तो कभी भी बेटा स्टूल सैंपल को कभी भी आपने देखा नहीं होगा, उसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आता है, और क्वेश्चंस ये कहता है कि सर यदि कोई स्टूल एग्जामिनेशन के लिए हमने सैंपल भेजा और वहां पे डिले हो गया प्रोसेस, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो गया है, डिले हो गया, 6 घंटे से ज्यादा हो गए, तो बताइए उसका क्या किया जाएगा उस स्टूल का। तो बेटा कोई पेशेंट सैंपल देके गया, उसे हमारी क्या गलती है, कोई पेशेंट सैंपल, वो सैंपल देके चला गया तो वहां ने उसने रूम टेम्परेचर पर अपन उसका रखा, 6 घंटे से ज्यादा डिले हो गया, तो पेशेंट की गलती है क्या, है नहीं है। नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये मत सोच रहे हैं बेचारा मेहनत से देखे गए। तो बेटा जी स्टूल सैंपल को कभी भी फ्रिजर नहीं करते, 6 घंटे के बाद में डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, अब यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा लेकिन आपने सुना होगा सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव जो वायरस होता है वो कौन सा होता है बेटा, पोलियो वायरस सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। यदि उसको हीट में एक्सपोज किया तो उसके किल होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, हीट सेंसिटिव होता है। और जो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है तो इसको अपन इसके स्टूल का सैंपल जब जाएगा, जब पीएससी से या लेबोरेटरी या हॉस्पिटल से लैब तक पहुंचाएंगे तो इसका सीधा ऐसे लेके नहीं जाएंगे, इसको हमेशा पोलियो वायरस के स्टूल सैंपल को रिवर्स कोल्ड चेन में लेके जाया जाता है। देखो कितना नसीब वाला है, किसी भी टाइप के स्टूल को कभी भी के फ्रिज में नहीं रखते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के इसको कोल्ड चेन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, बड़ी सेफ्टी के साथ, है नहीं है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा आपका, विच टाइप ऑफ या which type of cold chain, which type of cold chain that are used for, which type of cold chain that are used for transportation of, which are used for transportation of polio virus stool sample, polio virus stool sample from PHC to laboratories. Which type of cold chain that are used for transportation of polio virus stool sample? पोलियो वायरस के स्टूल सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब पीएससी से लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाता है, लैब तक पहुंचाया जाता है, कौन से टाइप की कोल्ड चेन का यूज करते हैं। तो अब आपने आंसर देना है बेटा जी यहाँ पे कौन सा, तो क्या आंसर देना है बोलो,
रिवर्स कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा सीएचओ में। अब आप कह रहे हो ना यूपी सीएचओ का एग्जाम है, तो यूपी सीएचओ का एग्जाम बेटा ऐसी जगह से क्वेश्चन बनता है। सबको पता है कि नॉर्मल कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 होता है। अब सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स कोल्ड चेन, रिवर्स कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होता है। तो अब आपने यहाँ पे आंसर देना क्या, सर इसका टेम्परेचर जो मेंटेन होता है इसमें कितना, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जांच हो गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे कहेगा कि सर इसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। तो आपने कहना है सर पोलियो के बचाव में वैसे तो हम बच्चे को प्रिवेंट करेंगे, जो भी खाने पीने वाली चीजें उसमें हाइजीनिक मेंटेन किया जाए, और हाइजीन मेंटेन किया जाए, है ना। जो भी फ्रूट्स वगैरह खाते पीते हैं बरसात के दिनों में उसको वॉश किया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में क्या है बेटा, वैक्सीन है। क्या है, वैक्सीन। तो हम दे सकते हैं कि पोलियो की हमारे पास में क्या है बेटा, वैक्सीन है। और पोलियो की वैक्सीन जो होती है हमारे पास में 2 टाइप की वैक्सीन आती है। एक आपने सुना होगा, एक तो होती है लाइव वैक्सीन। कौन सी होती है बेटा जी यहाँ पे, लाइव। और सेकंड कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। जैसे लाइव वैक्सीन को जाना जाता है किस नाम से, ओपीवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ओपीवी। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो आपने कहना है इसमें आती है आईपीवी। आईपीवी की जो फुल फॉर्म होती है आपने कहना है इसे जानते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और इसे कहते हैं ओपीवी, ऑरल पोलियो वैक्सीन। ऑरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी और आईपीवी। अब क्वेश्चंस आपके पूछे जाएगा कि ओपीवी वैक्सीन की खोज कब की गई। तो ओपीवी वैक्सीन को जाना जाता है किस नाम से, तो आपने कहना है सर ये आती है किस नाम से, सेबिन। और इसको डिस्कवर किया गया था 1957। जबकि आईपीवी को जाना जाता है किस नाम से, तो आपने कहना सर इसे जानते हैं किस नाम से, साल्क के नाम से जानते हैं। और इसकी खोज की गई थी 1954। सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर आईपीवी को कौन सी टाइप की वैक्सीन में इंक्लूड किया जाता है, ये ओपीवी को, सॉरी। तो ओपीवी को इंक्लूड किया जाता है, these vaccines, these are included bivalent after April 2016। ओपीवी वैक्सीन जो है पहले जो आती थी बेटा ट्राइवेलेंट होती थी। कौन सी होती थी, ट्राइवेलेंट। देखिए जिसके अंदर एक स्पेसीज होती है उसे मोनोवेलेंट कहते हैं, जिसके अंदर 2 होती है उसे क्या कहते हैं, बाइवेलेंट। और जिसमें 3 होती है उसे क्या कहते हैं, पहले पोलियो फर्स्ट, पोलियो सेकंड, पोलियो थर्ड, तीनों को एक साथ दिया जाता था पोलियो वैक्सीन। इसलिए ओपीवी वैक्सीन कौन सी थी बेटा यहाँ पे, कौन सी थी, ट्राइवेलेंट। लेकिन 2014 के अंदर आपने देखा पोलियो वायरस सेकंड का इंडिया से इडिकेट कर दिया गया। और जैसे पोलियो वायरस सेकंड का इंडिया से इडिकेशन हुआ 14 के अंदर, उसके बाद में अप्रैल 2016 के बाद में क्या किया, जो ओपीवी वैक्सीन थी उसमें से पीस सेकंड को निकाल के ओनली फर्स्ट और थर्ड को रखा गया। तो अभी कौन सी आ गई बेटा ये, तो अप्रैल 2016 के बाद में इस वैक्सीन को किसमें इंक्लूड कर दिया गया, बाईवेलेंट में। जब से पहले क्या से आती थी, ये ट्राईवेलेंट होती थी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपीवी वैक्सीन की डोज, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि सर ओपीवी वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है। तो बेटा जी ओपीवी वैक्सीन की जब डोज का नाम आएगा तो आपने कहना है सर ओपीवी वैक्सीन की 4 डोज होती है। कितनी डोज होती है, 4। कौन कौन सी होती हैं,
तो यहाँ पे 4 डोज का आपने नाम लिख देना है। सबसे पहले बेटा ओपीवी जो वैक्सीन की डोज होती है सबसे पहली होती है बेटा कौन सी? 0 डोज। एक कौन सी होती है? इसके बाद एक होती है कौन सी? फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज। एक कौन सी होती है? थर्ड डोज। ओपीवी वैक्सीन की कितनी डोज होती है बोलो जल्दी से? विच नंबर 1, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 0 डोज कब देते हैं? तो बेटा आपने कहना है एट बर्थ। ओपीवी की 0 डोज कब दी जाती है? तो आपने कहना है जैसे ही छोटा सा टिल्लू जन्म लेके दुनिया में आता है। हर जन्म लेके ही आते हैं सभी, जैसे नो। और जैसे ही छोटा सा टिल्लू जन्म लेके दुनिया में आता है तो उसको जन्म होते ही 2 बूंद जिंदगी की जो पिलाई जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा? पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ओपीवी। अब एट बर्थ, अब यदि बेटा जी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सर जन्म के समय यदि उसको किसी भी कारण से यदि उसको ओपीवी वैक्सीन नहीं पिला पाए तो कब तक पिला सकते हैं? तो आपने कहना सर इसको कब तक? 15 डेज तक कभी भी पिला सकते हैं। और उसके बाद में ओपीवी की फर्स्ट डोज जो दी जाती है बेटा वो कब देते हैं? 6 वीक पे देते हैं। सेकंड डोज कब देते हैं बेटा जी? तो आपने कहना है 10 वीक पे देते हैं। और इसको कब देते हैं बेटा? 14 वीक पे देते हैं। ओपीवी की डोज के बाद आपने कहना है कि सर कैसे, तो इसको ऑरली देते हैं। कैसे देते हैं इसको? ऑरली। कितनी ड्रॉप देते हैं? 2 ड्रॉप्स देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैसे टोटल डोज जो होती है कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ड्रॉप्स देते हैं, ऑरली देते हैं, और 0, 6, 10, 14 वीक पे दिया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा, सर ये बताइए कि ओपीवी जो है इसकी बूस्टर डोज कब दी जाती है? ओपीवी बूस्टर डोज, ओपीवी बूस्टर डोज। सर ओपीवी वैक्सीन की बूस्टर डोज कब देते हैं? तो आपने कहना है सर ओपीवी वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है कब? 16 से 24 मंथ पर दी जाती है बेटा जी। कब देते हैं? 16 से 24 मंथ पे। वही सेम चलेगा, ऑरली चलेगा, 2 ड्रॉप चलेगी। ठीक है सबने? अब यहाँ पे सेकंड आता है क्वेश्चन आईपीवी से। और आईपीवी से जैसे क्वेश्चन बनेगा तो आपसे कहेगा सर आईपीवी जो है इसकी कितनी डोज? तो आपने कहना है सर आईपीवी की जो डोज होती है 0.1 ml होती है। 0.5 भी दे सकते हैं ना, लेकिन इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देना है किसके कैसे दिया जाता है बेटा? IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, सिंगल डोज होती है इसकी ओनली। 0.1 ml और IM। ऑप्शन यदि 0.1 ml नहीं है तो किसको लगा देना है? राइट आंसर 0.5 ml। अब एक क्वेश्चन फिर से आपका बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा पल्स पोलियो इज, पल्स पोलियो इज ए क्या है? तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नोट डाल के, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन इज ए, नंबर ए ऑप्शन कहेगा। वास्तव में सही बात है, आपको भी पता है मुझे भी पता है भाई। ए ऑप्शन क्या है? पल्स पोलियो क्या है? तो पल्स पोलियो इज ए, यस। वो तो आपने आंसर बाद में देना है, पहले मैं कंप्लीट लिख देता हूं। तो पल्स पोलियो बताइए, पल्स पोलियो इज ए, पल्स पोलियो क्या है? कैंपिंगन।
बेटा पल्स पोलियो कैंपिंग गन है, बिल्कुल ही गलत नहीं है नहीं है। पल्स पोलियो क्या है बेटा, एक कैंपिंग गन है। तो आपने सुना होगा कैंपिंग गन का मतलब क्या होता है, अभियान। क्या होता है, ये तो सुना होगा पल्स पोलियो अभियान। अब बेटा एक ये नेशनल लेवल पर, नेशनल वाइड क्या चलाया जाता है कि लार्ज कैंपिंग गन चलाया जाता है, और नेशनल लेवल पे लार्ज कैंपिंग गन चलाया जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि पोलियो के एडिकेशन के लिए चलाया गया था। इसमें 3 दिन का कैंप लगाया जाता है। पहले दिन तो एक जगह पे मतलब कैंप लगा के बैठते हैं, 2 दिन तक क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ पे डोर टू डोर मूविंग अप, डोर टू डोर, घर घर जाके पोलियो के लिए पोंछा लगाना, यस नो, मतलब पोलियो का सफाया करके आना। अब क्वेश्चन आपका बनेगा कि सर पीपीआई पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो है, पल्स पोलियो कैंपेन कब स्टार्ट किया गया था? तो पल्स पोलियो कैंपेन पीपीआई लॉन्च, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन को लॉन्च कब किया गया था? आपने कहना है कब, बोलो जल्दी से। दिसंबर 1995। और कितने दिसंबर को? चलो 9 दिसंबर को। आप भी खुश, मैं भी खुश। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहेगा कि ये तो पीपीआई फर्स्ट है, तो अब आपसे कहेगा पल्स पोलियो कैंपेन का सेकेंड राउंड कब हुआ था? पीपीआई सेकेंड, तो आपने कहना है 20 जनवरी 1996 में। कहना है यस वन क्वेश्चन, पीपीआई फर्स्ट और पीपीआई सेकंड के बीच में कितना समय का इंटरवल था, कितना समय का गैप था, जल्दी बताइए। कितने का? 1 साल? क्या तुम्हारे पास दिमाग है? 1 महीना? कितना समय का था? 1 महीना। हाँ बेटा मोंटी, पल्स पोलियो, अब ये सीधा सा सीएचओ का क्वेश्चन है। आप देखो कितना इजी है। सीधा क्वेश्चन ये है कि पल्स पोलियो कैंपेन चलाया गया था, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितने समय के इंटरवल था। अब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात है क्या? नहीं है, पर लगाओगे आप लोग, कितना समय के इंटरवल है ना बेटा। अब देखो दिसंबर के महीने में 9 दिसंबर, तो यहाँ पे कितने दिन बच गए? महीना कंप्लीट होने में 21 दिन, और ये कितने दिन है, कितने हो गए? 41। अब सीधा कह दो कि यहाँ पे दोनों के बीच में जो इंटरवल था वो 6 वीक का था। पल्स पोलियो कैंपेन फर्स्ट और पल्स पोलियो कैंपेन सेकंड के बीच में कितना समय का इंटरवल था बेटा? यहाँ पे 6 वीक का। अब कितना सीधा सा क्वेश्चन था बताओ, आखिर सीएचओ में गलती करके आ गए ना 1 महीना लगा के, क्या जरूरत थी बाबा गलत करने की। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे पल्स पोलियो कैंपेन फर्स्ट और पल्स पोलियो कैंपेन सेकंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, वो छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, विच स्ट्रेटजी प्लान फॉर दी पोलियो एडिकेशन। स्ट्रेटजी बोल सकते हैं या सीधा स्ट्रेटजी बोल सकते हैं। तो स्ट्रेटजी जो बनाई गई थी यहाँ पे, तो पल्स पोलियो के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे प्लान किया गया था? तो स्ट्रेटजी फॉर पोलियो, पोलियो के एडिकेशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे प्लान की गई थी? तो आपने कहना है सर यहाँ पे मूविंग अप, कौन सी की गई बेटा? यहाँ पे मूविंग अप, डोर टू डोर, मूविंग अप डोर टू डोर। और मूविंग अप डोर टू डोर का मतलब क्या है? प्रत्येक के घर पे जाके क्या लगा के आना? पोंछा लगा के आना। किसके अगेंस्ट में? पोलियो के अगेंस्ट में। ये नहीं है कहीं कल से बाइक का काम करने लग जाओ बेटा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबको जॉब लगा के भेजूंगा, है नहीं? डेफिनेटली यस।
कहते ना कि हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। क्योंकि मैं कुएं तालाब की बात तो करता ही नहीं, ये छोटी बातें होती हैं। वो कहते ना कि हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक के हार के मत बैठना ए सेंट्रल गवर्नमेंट के नर्सिंग ऑफिसर। मैं कहता हूं प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा, प्रत्येक टॉपिक समझ में आएगा तो एग्जाम के दिन आपको वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एग्जाम के दिन जब वहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा तो एग्जाम देने का मजा भी आएगा, और जब एग्जाम देने का मजा आएगा तो सीधा का सीधा एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद सीधा ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा। और जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा, और जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो महीने का पेमेंट भी आएगा। जब महीने का पेमेंट आएगा तो जिंदगी जीने का मजा भी आएगा। क्यों टेंशन लेते हो? पोलियो खत्म हो गया। यस, यहां जाके हमने देखा कि अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।